ये रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर। फिर उसके बाद हमने बात की कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ। फिर उसके बाद हमने बात की रीजंस फॉर द फेलियर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। अच्छा, कल एक हमारे पास एक क्वेश्चन रहता था। हमने दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे जो हमारे पास ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रहते थे। एक हमने किया कि हु वाज लॉर्ड कैनिंग, कि लॉर्ड कैनिंग एग्जैक्टली कौन थे। he was the last governor general of India, and he was the first viceroy of India. अब गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1957 से लेके 58 तक ये रहे। फिर उसके बाद अंडर जो आपके पास ईआईसी के रूल के अंडर, लेकिन जब ब्रिटिश का रूल आ गया, मेन ब्रिटिश का रूल आया, तब ये फर्स्ट वॉइस रॉय बने इंडिया के। ठीक है। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या चीज़ें, उन्होंने एक्ट्स कौन कौन से लेकर आए, वो वाली बात हमने की कि वो मैरिज आपके पास, हिंदू मैरिज आपके पास एक्ट लेकर आए, री मैरिज एक्ट था। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की कि उन्होंने मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ बनाई इंडिया के अंदर, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे के अंदर। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बहुत स्किलफुली उन्होंने क्या किया, टैकल किया। देन अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क, और वो हमारे पास है कि व्हाट वाज द प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। सो गिव द हेडिंग, व्हाट वाज द प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ, प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858, प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। अब ये हमारे पास 1858 का प्रोक्लेमेशन एक्ट क्या था। देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ थी, प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 ये था कि इट वाज द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अलाहाबाद दैट एंडेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड इट मार्क द चेंज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल टू द डायरेक्ट रूल बाय द ब्रिटिश क्राउन। कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट करने के लिए एक एक्ट निकाला गया, दैट वाज नोन एज प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। अब इस प्रोक्लेमेशन एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस क्या क्या किए इंडियंस से। ब्रिटिश प्रॉमिस दे विल नॉट इंटरफेयर विद द इंडियन रिलीजन्स, कि अब वो किन के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंडियन के जो रिलीजन्स हैं उनके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे कि ग्रीस कार्ट्रिजेस, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज, जैसे कि सत्ती, जैसे कि पर्दा सिस्टम, इसमें वो अब इंटरफेयर नहीं करेंगे। They also promised to stop talking more over Indian land. So stop taking over the Indian lands. कि जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, वो वाली चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वो अब क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अब वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे कोई और ऐसे एक्ट्स नहीं निकालेंगे जिससे इंडियन की लैंड्स को खतरा हो। देयरफॉर आपके पास दिस वाज प्रॉमिस्ड इन द प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। सो दिस वाज द सेकंड प्रॉमिस दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिश। The third promise also, they agreed to respect the local customs and the property rights. Local customs क्या थे? अब local customs जैसे हमारे पास वही सत्ती और पर्दा सिस्टम जैसे था। So local customs को again वो क्या नहीं करेंगे? They are not going to actually किस चीज़ के ऊपर? They are not going to change. They are not going to. They are going to respect the local customs and they are not going to change that. ठीक है? अच्छा, अब आप जरा देखो। Then in the fourth point, what they did, they promised the fair jobs in the public services for the Indians. कि गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस को क्या देंगे, वो जॉब्स देंगे। सो दे ऑल्सो प्रॉमिस दैट, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने की वन ऑफ द मेन रीज़न ये थी कि जो लो पोस्ट थी वो इंडियंस को दी जाती थी और जो हाई पोस्ट थी वो ब्रिटिश लेते थे। अब क्या चीज़ थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे ही ख़त्म हुई तो अगेन प्रोक्लेमेशन एक्ट में ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि वो फेयर जॉब्स देंगे पब्लिक सर्विसेज में, किसको, इंडियंस को। लेकिन इन रियलिटी ब्रिटिश डिड नॉट कीप ऑल द प्रोमिस जो कि उन्होंने क्या किए प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने वादे किए। सो and the main problems that caused the war of independence stayed the same. So therefore let's see कि हमारे पास सक्सेसेस क्या हुई या फेलियर्स क्या हुए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन और उसके बाद हम देखते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब खत्म हो गई है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो पर्पसेस थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, या फिर हमारे पास क्या नई चीज़ें आई, या फिर हमारे पास फेलियर्स क्या हुए। सो अगेन लेट्स सी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने से इंडियंस को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। लेट्स सी दिस थिंग, जल्दी से राइट अबाउट द प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858। उसके बाद हम देखते हैं रिगार्डिंग द सक्सेसेस एंड द फेलियर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
All right, Ariba, good. All right, Rafi. Okay. Hussein and Zainab, you have just joined. तो अगेन जल्दी से आप लोग प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 हमने यहीं से स्टार्ट किया है. जल्दी से राइट अबाउट दिस थिंग कि प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 हमारे पास क्या था. इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इफ़ यू वांट टू राइट इट आप जल्दी से लिख सकते हो कि इसके अंदर अगेन जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. और अगेन क्या चीज़ की कि जो ब्रिटिश क्राउन था जो आपके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ऑफिशियली उसकी डेट स्टार्ट कर दी गई. मतलब ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया अब इंडियन लैंड्स को. अब नाउ से दिस थिंग, ये ऑफिशियल एक्ट था जिसके अंदर ब्रिटिश ने ईआईसी को अबॉलिश कर दिया, वो टेक ओवर कर लिया इंडिया को. और इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, नॉट द ईआईसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब आ गई है. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 4 प्रोमिस किए. पहला प्रॉमिस क्या था कि वो इंडियन रिलीजन्स के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे. नंबर सेकंड प्रॉमिस क्या था कि दे विल स्टॉप टेकिंग ओवर द इंडियन लैंड्स. नंबर थर्ड प्रॉमिस ये था कि वो लोकल कस्टम्स को की रिस्पेक्ट करेंगे. नंबर फोर्थ प्रॉमिस ये था कि वो फेयर जॉब्स देंगे पब्लिक सर्विस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, किसको, इंडियंस को. लेकिन इन रियलिटी ब्रिटिश ने ये ज़्यादा प्रोमिस को कीप नहीं किया इन फ्यूचर. और अगेन ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी दे स्टेड इन द सेम वे. सो जल्दी से राइट अबाउट द प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858. आई एम गिविंग अगेन 2 मिनट्स फॉर दैट. 2 मिनट्स के बाद हम मूव करेंगे. ऑलराइट एंड गुड, वेरी नाइस. हुसैन जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग द सक्सेसेस एंड द फेलियर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस.
Is it done? Hussein and Zainab. Yep. Almost okay. Zainab, is it done? All right. Okay, let's see if. Okay, when Hussein is going to be done, we will move forward. ओके ऑलराइट हुसैन ओके नाउ से दिस थिंग अब हमने ये कहा कि ब्रिटिश ने ये ज़्यादा प्रोमिस को कीप नहीं किया ठीक है और जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स थी वो सेम ही रही लेट्स सी दैट कि कौन सी वाली प्रॉब्लम सेम नहीं रही और कौन सी वाली प्रॉब्लम सेम रही ठीक है नाउ से दिस थिंग और यही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या है सक्सेसेस हैं और यही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या है फेलियर्स हैं ठीक है नाउ से दिस कि आउटकम्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 क्या निकला देखो पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे ये पॉजिटिव आउटकम्स को हम कहते हैं सक्सेसेस और जो नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं उनको हम कह रहे हैं फेलियर्स ठीक है तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की सक्सेसेस क्या थी और एग्जैक्टली हमारे पास फेलियर्स क्या थे नाउ से दिस देखो पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे कि जो आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था उसको क्या कर दिया गया उसको एबॉलिश कर दिया गया ठीक है सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को ख़त्म कर दिया गया और जो ईस्ट फिर सेकंड आपके पास क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भी एंड कर दिया गया नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ को हम एक ही पॉइंट बना के लिखेंगे कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी वो स्टार्ट हो गई आपके पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई सो नाउ सी दिस थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे कि रेलवे नेटवर्क ब्रिटिश ने और ज़्यादा डेवलप करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया ब्रिटिश ने इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा की ठीक है सो देयर फोर हमारे पास क्या चीज़ थी कि ब्रिटिश ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी और जो एग्रीकल्चर था फार्मिंग के एरियाज थे उनको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया सो ये आपके पास क्या चीज़ थी एक ये पॉजिटिव बात थी कि इंडिया इम्प्रूव कर रहा था इंडिया प्रोग्रेस कर रहा था सो दैट वाज द सक्सेस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब फर्स्ट और सेकंड क्या था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था उसको ख़त्म कर दिया गया सेकंड पॉइंट क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो ऑफिशियली अब आपके पास क्या हो गया एंड हो गया लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया वो आपके पास क्या था ज़रा देखो नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर जो वाइड स्प्रेड वायलेंस और जो हार्श पनिशमेंट्स मिली आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो वाइड स्प्रेड वायलेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान हुई और उसके बाद जो हार्श पनिशमेंट्स ब्रिटिश ने दी जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको हार्श पनिशमेंट्स दी गई ठीक है देन ये आपके पास एक क्या था नेगेटिव पॉइंट था देन आपके पास जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट था दैट वाज कि कंप्लीटली जो मुगल एम्पायर थी वो एंड हो गई पहले मुगल एम्पायर का अगेन दिल्ली तक कुछ इन्फ्लुएंस होता था लेकिन अब क्या चीज़ थी दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टिल 1858 इसने मार्क किया कि अब मुगल एम्पायर नहीं है कंप्लीटली एंड हो गई सो अगेन आपके पास क्या आ गया और ओवरऑल जो ब्रिटिश का जो रूल था वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया देन जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द लॉस ऑफ पावर फॉर द इंडियन प्रिंसेस वो इंडियन प्रिंसेस जो रहा करते थे पहले अपनी स्टेट्स के अंदर और अगेन उनके पास आर्मी थी एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड और ईआईसी ने क्या कहा हुआ था आपको याद है ईआईसी ये कहा करती थी कि अच्छा आप लोग अपनी आर्मी वगैरह सब कुछ रखो जस्ट टैक्सेस आप दे दिया करो किसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सो देयर फॉर अगेन क्या चीज़ थी अब क्योंकि ईआईसी ख़त्म हो गई और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सारी जो आपके पास प्रिंसली स्टेट्स थी उनको टेक ओवर कर लिया और यहाँ पे अब जो इंडियन प्रिंसेस थे वो सिर्फ सेरेमनीज के ऊपर सिर्फ अपीयर हो सकते थे अब इनके पास कोई भी पावर नहीं थी कोई भी आर्मी नहीं थी कोई भी इनके पास महलात एवरीथिंग नथिंग वाज देयर सो देयरफॉर दिस वाज द नेगेटिव आउटकम कि जो ऑल द प्रिंसली स्टेट्स थी दे लॉस्ट देयर ओन पावर ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि अगेन हमारे पास सबसे पहला क्या है अबॉलिशमेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो 1852 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस किया गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उसको क्या कर दिया गया ख़त्म कर दिया गया सो अगेन हम अपना फर्स्ट पॉइंट एज अ सक्सेस लिखते हैं अबॉलिशमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स abolishment of doctrine of lapse of 1852 of 1852 अब हमारे पास क्या चीज़ थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो इंट्रोड्यूस किया गया 1852 के अंदर
एंड वी नो कि इसके थ्रू ईआईसी ने क्या चीज़ की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ने टेक ओवर की थी लैंड्स, एनेक्स की गई थी लैंड्स को। सो अगेन अब क्या किया गया, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की हुई और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्योंकि मेन रीजन थी, वन ऑफ द मेन रीजन थी फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ब्रिटिश ने आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, इसको खत्म कर दिया। एबॉलिशमेंट मीन्स खत्म कर दिया गया। सो ब्रिटिश की पॉलिसी हैज दिस ब्रिटिश पॉलिसी हैज अलाउड the East India Company to take over the lands of the Indian states if the ruler died without the direct male heir। ये बात तो हमें पता है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या। इस पॉलिसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया था कि वो एनेक्स कर सकते थे लैंड्स को। अब दिस पॉलिसी वाज वेरी अनपॉपुलर एंड दिस वाज द मेजर कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद बाय अबॉलिशिंग, देयरफॉर बाय अबॉलिशिंग, ज़ैनब इज सेइंग सर ओपन द प्रीवियस स्लाइड। श्योर ज़ैनब, एक सेकंड एवरीवन, जस्ट अ सेकंड, हम वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। एक दफ़ा हम प्रीवियस स्लाइड के ऊपर आ जाए। ऑलराइट ज़ैनब, ओके। अच्छा, अब हम वापस आते हैं नौ से दस तक कि बाय अबॉलिशिंग दिस पॉलिसी ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश गेव इंडियन प्रिंसली स्टेट्स अ न्यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कि अब उनको एक सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी का जो प्रॉमिस किया गया था ब्रिटिश ने 1858 के प्रोक्लेमेशन एक्ट में, वो अगेन आपके पास क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। कैसे फुलफिल हो रहा है कि अब इंडियंस को इस बात की टेंशन नहीं है कि अगर क्या चीज़ होगी कि उनकी लैंड कन्फिस्केट कर ली जाएगी बाय द ब्रिटिश। So therefore, this was the significant relief for many local rulers who had feared कि अगेन उनकी जो किंगडम्स है उनको क्या कर लिया जाएगा, एनेक्स कर लिया जाएगा, ठीक है। सो द न्यू पॉलिसी विच अलाउड द रूलर्स टू अडॉप्ट हेयर respected a long standing Indian tradition and helped to reduce the tensions between Indian rulers and the British. Just remember this thing कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को एबॉलिश कर दिया गया एंड इट वाज, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था क्या, उसको आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो यहाँ पे। फिर उसके बाद आप बताओ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के एबॉलिशमेंट से इंडियन की लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, कि उनको अब एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला लोकल रूलर्स को। वो लोकल रूलर्स जिनको ये फियर था कि उनकी किंगडम्स, उनके लैंड्स को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, एनेक्स कर लिया जाएगा। सो देयरफॉर नाउ दे could actually live without fear of their lands being confiscated or annexed by the British. So, therefore, this was the first point of the abolishment of the doctrine of lapse of 1852, and this is the first success. इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट सक्सेस रही हमारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। जल्दी से एवरीवन राइट दिस पॉइंट नाउ। Alright, Deriva, good. Alright, Rafi, good. Very nice. Yep, good for the. Alright, Zainab.
Alright, Hussein. Everyone done? Alright, everybody. Okay. Zainab, Hussein, Ayan, Ahmed, Rafi. Alright, Zainab, good. Hussein, is it done? Alright, Ayan, good. Okay. Okay, Rafi. Alright. Okay, very nice. Okay, now let's start with the second point. ठीक है? अच्छा, अब आप जरा देखो, जो सेकंड पॉइंट था वो हमने क्या कहा था कि पहला पॉइंट तो ये था कि अच्छा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को ख़त्म कर दिया गया। नंबर सेकंड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इतना ज़्यादा जुल्म किया है, ठीक है, अब उसको क्या कर दिया गया, नाउ इट विल ऑल्सो बी एंडेड। ठीक है, अब ना उससे दस क्या चीज़ की जा रही है कि वो आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इतना ज़्यादा जुल्म किया था इंडियंस के ऊपर, ठीक है, उनकी लैंड कन्फिस्केट कर रही है, उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी, सो देयर फोर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही थी। याद है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगेन बैन लगा दिया था कि इंडियंस की जो जिस तरह इंडस्ट्रीज़ के नाम कोलैप्स क्यों कर रही थी कि इम्पोर्ट टैक्स ड्यूटीज़ आपके पास जो थी उसके ऊपर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगा दी गए और जो ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ थी उनको टैक्स इवेट कर दिया गया था। सो देयर फोर ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन एक्सप्लॉइट कर रही थी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली। अब क्या कर दिया गया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। नाउ से दिस, सो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है दैट इज एबॉलिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एबॉलिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, देखो, एबॉलिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, नाउ से दिस थिंग, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ हुई, the in 1858 the British government in London formally ended the company's rule, और अगेन इंडिया को किसके रूल के अंडर ले आए, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जो आपके पास क्वीन एलिजाबेथ थी। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा एज द ब्रिटिश राज। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश राज कहते हैं। और ये ब्रिटिश राज 1858 से लेके 1947 तक चला। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, सो दिस शिफ्ट addressed the widespread criticism of the company for prioritizing profit over the people's well-being। कि वो कंपनी जिसने लोगों को एक्सप्लॉइट किया था, वो कंपनी जिसने इकोनॉमिकली लोगों को एक्सप्लॉइट किया, वो कंपनी जिसने अगेन एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को एक्सप्लॉइट किया, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया, मिलिटरीली एक्सप्लॉइट किया, वो कंपनी अब हमारे पास ख़त्म हो गई इंडिया के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज द सक्सेस का पॉइंट। सो नाउ से दिस थिंग, अब ब्रिटिश ने किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, ब्रिटिश ने फोकस करना स्टार्ट किया सिविल सर्विस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, ताकि स्टेबिलिटी और फेयरनेस आ सके। ठीक है, सो देयरफॉर जो न्यू गवर्नमेंट थी उन्होंने पॉलिसी अपनाई, कौन सी, नॉन प्रोक्लेमेशन एक्ट के अंदर ब्रिटिश ने प्रॉमिस भी किया कि जो वो रिलीजियस मैटर्स के ऊपर नहीं बात करेंगे, वो कस्टम्स के ऊपर नहीं बात करेंगे, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म होने की वजह से रिलीफ मिला किसको, इंडियंस को। ठीक है, सो देयरफॉर दिस वाज द सेकंड पॉइंट, दिस वाज द सेकंड सक्सेस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई देन ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश के आने से जो फ़ायदा हुआ दैट इज़ कंसिडर्ड एज द सक्सेस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
ठीक है. सो देयर फोर दिस इज द सेकेंड सक्सेस कि ईस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ख़त्म स्टार्ट होने की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल ख़त्म कर दिया गया. और वो रूल बहुत ज़्यादा पेनफुल था फॉर द इंडियंस. सो देयर फोर दिस इज कंसिडर्ड एज द सक्सेस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑलराइट, एवरीवन जल्दी से राइट डाउन द सेकेंड सक्सेस of the War of Independence, which is abolishment of the East India Company. All right, okay. Everyone is done. सबने कर लिया. All right, Rafiq, good. All right, Warda. All right, Tariba, good. कौन कौन रह गया? अहमद, जैनब, अयान, हुसैन. All right, Ahmed, good. Very nice. Okay, Ayan. Okay, Hussein, good. Very nice. Ayan and Zainab. All right, Ayan, good. Very nice. And Zainab. Okay, Zainab, is it done? Okay, all right, everyone.
अगर कोई भी पार्ट रह जाए इसके अंदर, सो अगेन आप मुझे क्या नाम है एट द नेक्स्ट स्लाइड आप मुझे लाजमी बता देना, मैं वापस उसके ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊँगा। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग। अब हमारे पास क्या चीज़ हुई कि जो थर्ड पॉइंट था उसके अंदर ज़रा आप देखो कि एग्जैक्टली हमारे पास हुआ क्या, कि जो थर्ड पॉइंट था ये था कि सक्सेस के अंदर के ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल और आपके पास जो रेलवे नेटवर्क्स थे इनको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, इसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ईआईसी क्या क्या करती थी, वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करती थी। उन्होंने फार्मर्स को क्या किया था, ईआईसी ने एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है, उन्होंने कोई डेवलपमेंट एज सच नहीं की। तो अब ब्रिटिश ने क्या चीज़ स्टार्ट की, जब ब्रिटिश का रूल आया, ब्रिटिश ने ये इंडिया के अंदर चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब आप ज़रा देखो कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि ड्यूरिंग द हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट हमारे पास पड़ा है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वही बातें लिखेंगे जो एग्जैक्टली हमें ज़रूरत है। ठीक है, सो अगेन दिस इज द थर्ड सक्सेस, कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के एंड होने से ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के आने से जो फ़ायदा हमें हुआ वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की सक्सेस के अंदर ही आता है। सो नाउ से दिस थिंग, कि फॉलोइंग द 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रेस की जाने वाला जो प्रोजेक्ट्स थे वो क्या थे, कि इरिगेशन सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, और उन्होंने जो फार्मिंग टेक्निक्स थी उनको इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से किसकी लाइफ आसान हुई, हमारे पास जो फार्मर्स थे उनकी लाइफ ऐसे आसान हुई कि जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो उनका अब इंक्रीज हो गया। सो देयर फोर दैट अलाउड द फार्मर्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर आउटपुट, and it also made the farmers at ease. So this was the boost to the agriculture infrastructure. So now say this thing, कि एग्रीकल्चर को उन्होंने इम्प्रूव किया। एग्रीकल्चर को उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया, कि उन्होंने जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाए, फार्मिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनका एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज हुआ। नाउ से दिस थिंग, अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कि this boosting the production improved the economic situations for the many, helping to reduce the poverty, and आपके पास improve the living conditions by allowing the family to earn more money. अब अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि अगेन आप क्या चीज़ करो, कि अगेन इससे एग्जैक्टली हमारे पास किस तरह इफेक्ट हो रहा है। जस्ट रिमेंबर, इस तरह आप बात याद रख लो कि इससे इकोनॉमिक कंडीशंस जो लोगों की थी वो आपके पास क्या हुई, इम्प्रूव हुई। ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के साथ क्या क्या हुआ, ब्रिटिश फोकस्ड ऑन एक्सपैंडिंग द रेलवे नेटवर्क एज वेल। ठीक है, which transformed the country's transportation system by facilitating the rapid movement of goods, people and raw material, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों की कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई बल्कि इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो ट्रेन्स हैं वो अगेन सिर्फ लोगों को मूव करवाने में हेल्प नहीं करती, बल्कि गुड्स को भी मूव करवाने में हेल्प करती हैं, बल्कि रॉ मटेरियल्स को भी मूव करवाती हैं। सो देयरफॉर जब रॉ मटेरियल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, देयरफॉर जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी बेहतर होती हैं। नाउ दिस इम्प्रूव द कनेक्टिविटी नॉट ओनली fostered the future economic growth, but it also allowed the individuals to seek the new business opportunities or to visit the family, but it also helped to increase the British support among certain segments of the Indian population. Just remember कि अगेन आपके पास जो ब्रिटिश रेलवे सिस्टम था वो इम्प्रूव किया गया, और रेलवे सिस्टम इम्प्रूव करने की वजह से अगेन जो गुड्स थे, पीपल थे और रॉ मटेरियल थे वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते थे, जिसकी वजह से it allowed the individuals to seek the new business opportunities, और अगेन इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया में लोगों की क्या हुई, बेहतर हुई। सो दिस वाज द थर्ड सक्सेस आपके पास जो थी, कि क्या चीज़ की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और आपके पास जो रेलवे सिस्टम है उसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। सो एग्रीकल्चर, ठीक है, साथ आपके पास रेलवे सिस्टम, ठीक है, और इकोनॉमिक सिस्टम आपके पास क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम इम्प्रूव हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। ठीक है, सो दीज वर द थ्री सक्सेसेस आपके पास जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द फेलियर्स।
All right, traffic. Good. All right, Hussein. Good. All right, Verda. Who is left? Ahmed, Riba, Ayan, Zainab. Okay. Okay. Okay, Ahmed. All right, Ayan. All right, Riba. Good. All right, Ahmed. Good. Okay. What about Zainab? Is it done? Zainab? Zainab, is it done? Should we move forward? All right, Zainab. Okay, all right. Okay. अच्छा ना उससे दिस थिंग अब हमारे पास नेक्स्ट है देखो हमने तीन सक्सेसेस की बात कर ली है ठीक है तो हमारे पास ये तीन पॉजिटिव आउटकम्स जो थे हमने उनके बारे में बात कर ली ठीक है लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव आउटकम्स के नेगेटिव आउटकम्स अब हमारे पास क्या थे कि वाइड स्प्रेड वायलेंस हुई और हार्श पनिशमेंट्स दी गई ब्रिटिश की तरफ से उन लोगों को जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर इन्वॉल्व थे ठीक है अच्छा ना उससे दिस थिंग कि अब आपके पास ये नेगेटिव पॉइंट्स एग्जैक्टली हमारे पास क्या थे द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट द फर्स्ट फेलियर वॉज फेलियर सबसे पहला हमारे पास क्या था जरा देखो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक एक्सट्रीम इट रिजल्टेड इन एक्सट्रीम वायलेंस एंड हार्श पनिशमेंट्स कैसे कि जब ब्रिटिश ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ख़त्म किया उन एरियाज के अंदर जहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ठीक है जहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली वहाँ पे हुई थी वहाँ पे एग्जैक्टली अब ब्रिटिश ने क्या किया ब्रिटिश ने उन लोगों को कैप्चर करना स्टार्ट किया जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर जिन्होंने पार्ट लिया था ठीक है अब नाउ से दिस थिंग ब्रिटिश ने किसको कैप्चर करना स्टार्ट किया उन लोगों को जिन लोगों ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर पार्ट लिया अब ब्रिटिश ने उनके साथ बहुत हार्श पनिशमेंट्स दी उनके साथ बहुत हार्श आपके पास बिहेवियर रखा कैसे कि thousands of the Indians who took part in the War of Independence of 1857 against the ब्रिटिश ने अगेन उनको ब्रूटली क्या किया पनिश किया जैसे कि मैस हैंगिंग्स ठीक है पब्लिक एग्जीक्यूशंस के अगेन उनको दरमियान में रोड्स के दरमियान में लेके लाकर हैंग किया गया सो देयरफॉर पब्लिक एग्जीक्यूशंस कैसे थी कि अगेन उनको सामने रोड के ऊपर खड़ा करके उनको गन से और राइफल से उनको क्या कर दिया गया ब्लो कर दिया गया then where people were tied to cannons and some of the peoples were also tied to the cannons and they were blown apart ठीक है सो बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स दी गई उन लोगों को जिन लोगों ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर पार्ट लिया ठीक है नाउ से दिस थिंग दीज ब्रूटल एग्जाइल ऑफ जफर टू रंगून बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल हम ये वाली बात राफे करेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि जब मुगल एम्पायर का जो हमारे पास रूल एंड हुआ उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि बहादुर शाह जफर को एग्जैक्टली क्या चीज़ कर देगी आगे भेज दिया गया ठीक है नाउ से दिस थिंग एग्जैक्टली ban on jobs exactly now say this thing so these brutal actions were used as a lesson to anyone अब ये ब्रूटल एक्शंस इनको इस्तेमाल किया गया क्योंकि ब्रिटिश एक एग्जाम्पल बनाना चाहते थे कि वो लोग जो हमारे खिलाफ जाएंगे उनके खिलाफ हम क्या करेंगे सो ब्रिटिश ने इसको एज अ लेसन यूज़ किया कि कोई भी अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट जाता है या ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट करता है तो उसके साथ हम क्या करेंगे नाउ से दिस थिंग this demonstrated the severe consequences of rebelling against the British authority. ठीक है सो दिस वॉज द फर्स्ट फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि बहुत सवेयर पनिशमेंट्स लोगों को दी गई बाय द ब्रिटिश
and this is considered as the first negative point and the first failure of the war of independence. All right, so जल्दी से राइट अबाउट दिस थिंग नाउ, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स के जो मुगल एम्पायर था उसको कम्प्लीटली एंड कर दिया गया, एंड देन हम अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं. ऑलराइट. ऑलराइट अरीबा, गुड. ऑलराइट राफे, गुड. ऑलराइट ज़ैनब, गुड. ऑलराइट हुसैन, गुड, वेरी नाइस. ऑलराइट अयान, ओके. ऑलराइट, let's move forward. Barda, is it also done? Ahmed, alright, good. Okay, Barda, is it done? Okay, alright everyone. कि हम let's move forward to our next slide. अगर वर्दा कोई भी चीज़ पार्ट रह जाए सो ये नेक्स्ट स्लाइड के बाद यू कैन टेल मी, हम इसको वापस वापस आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर. ऑलराइट. अच्छा, नाउ से दिस थिंग एवरीवन. अब एक सिग्निफिकेंट नेगेटिव आउटकम इसका ये आया कि जो मुग़ल एम्पायर थी वो कम्प्लीटली, मुग़ल एम्पायर का जो रूल था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, एंड हो गया. ठीक है. दिस वाज द सेकंड फेलियर. कैसे कि जो लास्ट मुग़ल एम्पर जो बहादुर शाह जफ़र मुग़ल थे उनको ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया. पहले जो ईआईसी थी ना वो इनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखती थी. उन्होंने इनको दिल्ली में रखा हुआ था. दिल्ली से हाँ ईआईसी ने उनको शिफ्ट किया था कुतुब साहिब में, लेकिन स्टिल रिस्पेक्ट थी. मतलब कि उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया था. लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफ़र मुग़ल को एज द कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना. और उन्होंने क्या किया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म होते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया. और अगेन क्या चीज़ की, बहादुर शाह जफ़र को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया. अरेस्ट किया गया और उनको एग्जाइल कर दिया गया रंगून बर्मा में. ठीक है. सो कि बर्मा में उनको क्या कर दिया गया, ही वॉज एग्जाइल्ड इन अ ब्रूटल डिस्प्ले ऑफ द ब्रिटिश पावर. अब ब्रिटिश ने एग्जैक्टली उनको लेसन तो देना था, और लेसन उन्होंने ब्रिटिश ने कैसे दिया ज़रा आप ये देखो कि इन द ब्रूटल डिस्प्ले ऑफ द ब्रिटिश पावर द एम्परर सन, कौन कौन से आपके पास, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान. ये अच्छा, इनके नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये याद कर सकते हो कि द एम्परर सन. ठीक है. देन मिर्ज़ा अबू बकर वर शॉट डेड. ठीक है. इनको क्या किया गया, दे वर शॉट डेड
and their bodies were then publicly displayed to serve as a warning to anyone कि कोई भी अगर ब्रिटिश रूल को अपोज करेगा तो एग्जैक्टली उनके साथ क्या होगा, ठीक है। एंड देन नॉट ओनली दिस, बल्कि इनके जो हेड्स थे, द हेड्स ऑफ दीज सन्स, heads of these sons were presented were presented किसके सामने? were presented to the Bahadur Shah Zafar in jail. Bahadur Shah Zafar in jail, ठीक है। सो आपने बहादुर शाह जफ़र को एग्जैक्टली क्या चीज़ की गई? बहादुर शाह जफ़र को जेल के अंदर जो उनके बच्चों के जो सर थे वो काट कर दिए गए, ब्रिटिश ने दिए किसको? बहादुर शाह जफ़र को, एज अ पनिशमेंट कि अगेन जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएगा हम उसका क्या हाल करेंगे। सो दीज इवेंट्स मार्क द एंड ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग मुस्लिम डायनेस्टी एंड डीपली ऑफेंडेड द मुस्लिम कम्युनिटीज़ अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन अब ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया था और ब्रिटिश ने एक एग्जाम्पल बनाई। सबसे पहले सवेर पनिशमेंट्स दी गई। नंबर सेकंड, मुग़ल एम्पायर का जो रूल था वो कम्प्लीटली एंड कर दिया गया। बहादुर शाह जफ़र को बाहर भेज दिया गया, एग्ज़ाइल कर दिया गया। और ना सिर्फ एग्ज़ाइल किया गया बल्कि उनके बेटों को शॉट डेड किया गया, उनकी बॉडीज़ को पब्लिकली हैंग किया गया फॉर फ्यू डेज़, ताकि पब्लिक को भी बताया जा सके कि हमने उनके रूलर्स के, ब्रिटिश ने उनके रूलर्स के साथ क्या हाल किया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या चीज़ थी? द नेक्स्ट थिंग वाज कि जो उनके बेटों के जो सर थे वो काट कर बहादुर शाह जफ़र को प्रेजेंट किए गए इन जेल, ठीक है। एंड दीज इवेंट्स मार्क द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ द ब्रिटिश राज, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड फेलियर। एवरीवन जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन so that we can move forward to the next point, that is the third failure. All right, Ariba, good. All right, Hussein, very nice. All right, Varda. All right, Rafi. Everyone is done. So today the topic will end, right? बिल्कुल exactly अरे ये हमारे पास अब लास्ट हम पॉइंट लिखने लगे हैं नेक्स्ट वाला। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो हमारे पास एंड हो जाएगा। हाउ मेनी डेज विल द जोग्राफी टॉपिक बी एक्सपेक्टेड टू टेक? द आपके पास जो नेक्स्ट आप हुसैन उसका कह रहे हो, अपना फॉरेस्ट का आप कह रहे हो? ओके, फॉरेस्ट का मैक्सिमम हमारे पास, हम फॉरेस्ट के लिए ना मैं आपको, बल्कि ये जो टॉपिक हमारे पास ये जल्दी से हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हो जाए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम फॉरेस्ट को एग्जैक्टली पढ़ेंगे कैसे। देखो हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, जो हमारे पास फिशिंग इंडस्ट्री का था। अब हमें एग्जैक्टली जो जोग्राफी और जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली कैसे किया करेंगे कि जो दरमियान का जो टाइम, जो आपका लिखने का टाइम है ना, उसको हम रिड्यूस करेंगे। कैसे? कि देखो वी विल गो गो इनटू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर भी, ठीक है। सो मोस्ट प्रॉब्ली फिशिंग सॉरी फॉरेस्ट जो हमारे पास था, इट इज़ गोइंग टू टेक मैक्सिमम 3 डेज, 3 to 4 डेज, 4 डेज मैक्सिमम, ठीक है। 4 डेज हमारे पास टॉपिक होगा फॉरेस्ट का, ठीक है। वो हमारे पास एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। हमारे पास डिटेल्स उसके अंदर जो आती हैं वो आपके पास प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा आती हैं, और प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर प्रोडक्टिव फॉरेस्ट दोनों आपके पास इंक्लूडेड हैं।
सो हम उसके अंदर एग्जैक्टली मैक्सिमम 4 डेज उसके अंदर हम यूज़ करेंगे, और 1 डे जो होगा वो टॉपिकल का आपके पास होगा। सो मैक्सिमम बाय वेनसडे, नेक्स्ट वेनसडे इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को एंड कर लेंगे। अभी हमारे पास थर्सडे रहता है, फ्राइडे है, देन मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे। सो मैक्सिमम मैक्सिमम बाय वेनसडे हमारे पास अलॉन्ग विद द टॉपिकल्स फिश हमारे पास फॉरेस्ट एंड हो जाएगा। लेकिन दरमियान में हम इसको इस तरह थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे कि एग्जैक्टली हमने इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, सो हम पढ़ते उसको ऐसे हैं कि अगेन अब हम पढ़ेंगे ऐसे कि जो राइटिंग का जो दरमियान में जो टाइम हम लेते हैं वो राइटिंग का टाइम हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, सो अगेन देयरफॉर वो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगेन जो टाइम आप लोग नोट्स लिखने में आप यूटिलाइज करते हो वो आप अंडरस्टैंड करने में यूटिलाइज करोगे, एंड एवरीथिंग विल बी गिवन इन द सॉफ्ट फॉर्म। ठीक है, आप उन्हीं नोट्स को प्रिंट करवा सकते हो, नोट्स को अगर आप लिख लोगे तो दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, सो देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी कि जो दरमियान में जो राइटिंग का टाइम है वो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। सो दिस इज़ द हमारे पास दिस इज़ व्हाट विल हैपन आपके पास फॉरेस्ट से। इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा आपको कल। ठीक है, कि एग्जैक्टली हम इसको लेकर कैसे जाएंगे। ठीक है, अब जल्दी से सेकेंड फेलियर हम लिख चुके हैं, हम थर्ड फेलियर के ऊपर आते हैं। थर्ड फेलियर एग्जैक्टली हमारे पास क्या था, देखो देखो थर्ड फेलियर आपके पास अ मेजर नेगेटिव आउटकम था 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, that many Indian princes and the traditional leaders they experienced this thing। ये इन्होंने एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कैसे किया कि जो लॉस ऑफ पावर थे, लॉस ऑफ पावर थे। अब क्या चीज़ हुई कि जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनकी पावर रिड्यूस कर दी गई। पहले तो ईआईसी थी, ईआईसी क्या कहा करती थी कि अच्छा एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि यार आप अगेन लीडरशिप रखो, सब कुछ रखो, आर्मीज रखो, सब कुछ रखो, होल्ड रखो अपना, लेकिन जस्ट क्या करो कि अगेन जो टैक्सेस हैं वो ब्रिटिश को देते रहो। लेकिन अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, पहले तो ये आई थी, अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई उन्होंने क्या चीज़ की, उन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा टाइटन कर दिया। अब they tightened their control over the princely states and the local leadership. Therefore, the British implemented the policies that reduced the real power of these rulers, turning them into the ceremonial figures. Ceremonial figures किनको कहते हैं कि अच्छा अगर कोई सेरेमनी आ रही है तो तब वो अगेन आपके पास सामने आएंगे, लेकिन अगेन एक्सेप्ट फॉर दैट उनका कोई पावर, कोई रियल पावर उनके पास नहीं है। ठीक है, सो द ब्रिटिश इंक्रीजिंगली इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दी स्टेट्स, इंश्योरिंग कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट के साथ रहें। सो देयर फोर दे टाइटन देयर कंट्रोल। उन्होंने अगेन जो आपके पास जो मेन प्रिंसली स्टेट्स के जो आपके पास प्रिंसेस थे उनकी एग्जैक्टली जो पावर्स या रूलर्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया, एंड दिस इरोडेड द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। अब ओवरऑल कंट्रोल किसका है, हर स्टेट के ऊपर, हर रूलर के ऊपर कंट्रोल अथॉरिटी किसकी है, ब्रिटिश की, विच लेफ्ट these local rulers, which left these princes with the little authority or with the little power। ठीक है, जल्दी से write this thing down, and this will mark the end of the war of independence, and this is the failure, the third failure of the war of independence। एंड ये आपके पास जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है यहाँ पे आपके पास एंड होती है। नाउ से दिस थिंग, जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमने नेक्स्ट चैप्टर कौन से वाली स्टार्ट करने हैं। ऑलराइट।